मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इतिहास की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा इतिहास का, हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसमें हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति और विकास के ऊपर हमने डिस्कस किया। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली जैसे जो महत्वपूर्ण शहर थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी खोज और वहाँ से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नगर योजना थी, टाउन प्लानिंग, जिसमें नालियों का प्रबंध, भवनों का निर्माण, महान स्नानागार, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा। हड़प्पन सिविलाइजेशन का सोशल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल स्ट्रक्चर था उसके बारे में भी हमने बात की। आज हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर। हालांकि सेकंड चैप्टर कोई एक पर्टिकुलर साम्राज्य या एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं है। सेकंड चैप्टर का नाम है सामाजिक इतिहास, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, लेकिन इसमें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के छोटे छोटे राज्यों से लेकर प्राचीन भारत के शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्यों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा शक, कुषाण, सातवाहन और हूणों के बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर कुल मिला के बहुत बड़ा चैप्टर है। ये न केवल आपको 10+2 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि आप +2 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, चाहे बात क्लरिकल की हो या फिर जो हमारी अलाइड सर्विसेज है उसकी हो या फिर HS या IAS की हो। सभी प्रकार की परीक्षाओं में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और एंजॉय करेंगे। इस टॉपिक के सब टॉपिक का आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, उसमें 4-5 टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद थे। प्राचीन काल में जो ग्रंथ थे जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं। इसके अलावा हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य जो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा है, उस साम्राज्य के 2 महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार और अजातशत्रु के ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे महाजनपदों से। महाजनपद होते क्या है? जनपद से अभी प्राय ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पे किसी कुल अथवा जनजाति के लोग आकर बसे हो, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर एक ही जाति के, एक ही कुल के लोग बसे हो और धीरे धीरे वो स्प्रेड होते जाते हैं। मतलब पहले एक छोटा सा कस्बा होता है, एक परिवार होता है, फिर वो बड़ा बनता है, फिर गांव का रूप ले लेता है, फिर और जगह स्प्रेड करते जाते हैं। तो उस क्षेत्र को जनपद कहा जाता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तरी भारत में ऐसे जनपदों ने बहुत विस्तृत रूप ले लिया, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब कि छोटे छोटे जनपद बहुत बड़े जनपदों में जो है वो तब्दील हो गए। अगर हम बात करें इन जनपदों, तो मगध एक बहुत शक्तिशाली जनपद, महाजनपद है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 80,000 गांव उसमें सम्मिलित थे। तो एक छोटे से गांव से स्टार्ट होकर इतने बड़े साम्राज्य का जो है वो निर्माण हुआ। तो इन 16 महाजनपदों की जो राजधानियां हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि
किसी जनपद के बारे में, उसका नाम और उसकी राजधानी कहाँ स्थित है, या कोई राजधानी पूछ लेंगे कि किस महाजनपद की राजधानी है। तो एमसीक्यू जो एग्जामिनेशन में आते हैं आप लोगों को प्लस 2 की क्लास में, और उसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं बेटा, उसमें आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से, आपको ये सारे के सारे 16 के 16 महाजनपदों के नाम, उनके जो राजधानियां हैं वो याद करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन अभी आपको लगेगा कि कैसे करना, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाता है बहुत आसानी से। सबसे पहला महाजनपद अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। ये मगध जहाँ जनपद महाजनपद जहाँ पे आज हम बात करते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, उसके पश्चिम में स्थित था। काफ़ी लंबे समय तक ये मगध और अंग के बीच में लड़ाई होती रही, और एट द एंड ऑफ द डे मगध ने अंग को हराकर उस पर अधिकार कर लिया। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंग की राजधानी का क्या नाम है। चंपा। 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग। नेक्स्ट जो महाजनपद हम पढ़ने जा रहे हैं, मगध। अभी मैंने बात की मगध जो सभी जनपदों में, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली रहा है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी 2 राजधानियां रही है, एक राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र। राजगृह को सबसे पहले बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी, बिंबिसार जो मगध का एक शक्तिशाली शासक था, उसने राजगृह को मगध की राजधानी घोषित किया। और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र एक नगर था जिसका निर्माण बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में कालाशोक जो कि एक महान शासक था, उसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। तो इन दोनों बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में मगध ने बहुत सारा विकास किया, हर एक क्षेत्र में, चाहे कला का है, चाहे व्यापार का है, वाणिज्य का है, कृषि का है, प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुआ। इवन बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इनके शासनकाल में बहुत जो है वो स्प्रेड हुआ है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि बिंबिसार के तो महात्मा बुद्ध समकालीन रहे हैं। मतलब समकालीन मतलब एक ही समय में जब महात्मा बुद्ध इस दुनिया में थे तो बिंबिसार भी शासन कर रहा था मगध के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा महाजनपद है वो है काशी। काशी जो है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो काशी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा के सदस्य, पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट लोकसभा की सीट, वहाँ से सांसद है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वैसे भी हिंदुओं के लिए पवित्र है क्योंकि वाराणसी की जो गंगा आरती है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी और यहाँ के सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त थे। इस राज्य पर ये जो काशी था, इस पर अंग, मगध और कौशल ने कई बार आक्रमण किए, जिसके कारण ये कमज़ोर हो गया। क्योंकि बार बार अगर आप किसी के ऊपर आक्रमण करते रहेंगे तो वो कमज़ोर हो गया, और बाद में कौशल राज्य ने काशी पर अधिकार कर लिया। तो कौशल भी एक शक्तिशाली महाजनपद रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कौशल ही पढ़ने जा रहे हैं। कौशल राज्य की राजधानी या कौशल महाजनपद की राजधानी श्रीवस्ती थी। अयोध्या और कपिलवस्तु ये 2 महत्वपूर्ण राज्य इस राज्य के नगर रहे हैं। कपिलवस्तु इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। आप आगे जब पढ़ोगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में तो ये कपिलवस्तु, कुशीनगर, पावापुरी आपके लिए आम जैसे नाम हो जाएंगे, मतलब जो आपको याद रहेंगे। तो प्रसेनजित जो कौशल राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, उसने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से किया। तो बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसेनजित में क्या थे, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे क्योंकि उसने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से करवाया था, जो कि मगध का शक्तिशाली शासक रहा है। और बिंबिसार के साथ साथ प्रसेनजित भी महात्मा बुद्ध का समकालीन रहा है। तो दोनों प्रसेनजित और बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, मतलब एक ही समय में तीनों थे इस दुनिया में। कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ की अगर हम बात करें तो नाम आता है कि इंद्रप्रस्थ का आधुनिक नाम क्या है।
एवरीबडी नोज शुड नो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता भी है। तो इंद्रप्रस्थ का आधुनिक नाम क्या है? दिल्ली है। ठीक है, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ रही है। चेंदी एक और महाजनपद जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी, और इसके काशी और मत्स्य राज्य के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है अवंती। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो जनपद है मगध और कौशल के बाद वो अवंती है। ये तीनों, कौशल, अवंती और मगध, ये तीनों बहुत शक्तिशाली रहे हैं अपने समय में। इसकी अवंती की दो राजधानियां रही है। एक नाम मैं लेने जा रहा हूँ, आप लोगों ने मूवीज देखी है, बाहुबली और द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन। उसमें जो बाहुबली होता है वो एक साम्राज्य का सम्राट होता है। उस साम्राज्य का नाम था, वेरी गुड, माहिष्मती। तो अवंती की दो राजधानियां थी, एक उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है आज की डेट में, और दूसरा दक्षिण भारत में है। अवंती की जो दूसरी राजधानी रही है वो थी माहिष्मती। ठीक है, तो यहाँ का शासक चंड प्रद्योत महासेन था, जो महात्मा बुद्ध के ही समय थे, और वो एक शक्तिशाली शासक था। उसकी शासनकाल में हालांकि अवंती ने काफ़ी हद तक बहुत सारा विकास किया, लेकिन बिंबिसार के साथ उसका जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो लंबे समय तक चलता रहा। लास्ट में दोनों के बीच में संधि हो गई। अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र रहा है, क्योंकि उज्जैन भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक स्थल रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है अवंती के बाद वो है गांधार। गांधार इसलिए फेमस है, एक तो ये उत्तरी पश्चिम भारत में स्थित है, आज की डेट में पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ये फेमस रहा है इसकी कैपिटल के लिए, जिसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय रहा है प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का, बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ पे विदेशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहाँ पे जो सबसे, अगर हम बात करें आगे, हालांकि हम आगे मौर्य साम्राज्य में जब पढ़ेंगे कौटिल्य के बारे में, तो हम देखेंगे किस प्रकार से वो तक्षशिला में रह के उन्होंने नंद वंश को हराने के लिए वहाँ पे स्ट्रेटेजी तैयार की थी और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुरुषति यहाँ का शासक था। उसने अवंती के शासक चंद्रद्योत महासेन में लड़ाई में वो पराजित हो गया था। कंबोज, ये भी उत्तरी भारत में स्थित, उत्तरी पश्चिम भारत में स्थित है, और इसकी राजधानी राजौरी रही है। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप एक कैरेक्टरिस्टिक्स रही है कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली उन्होंने वहाँ पे स्थापित की थी। नेक्स्ट अश्मक था, ये दक्षिण भारत की ओर है, जिसकी राजधानी पोतना थी, और मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट जो, लेकिन आप लोगों को सारी की सारी कैपिटल के नेम याद करना पड़ेंगे। नेक्स्ट है बज्जी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 8 कबीले रहे हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली कबीला लिच्छवी कबीला रहा है, लिच्छवी वंश, जिसे बहुत ही प्रतिष्ठित कबीला माना जाता था प्राचीन काल में। इसके अलावा विदेह और बजी कबीले भी थे। ये वैशाली बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। नेक्स्ट था मल, ये भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट थी, और इसकी राजधानी कुशीनगर और पावापुरी थी। बहुत प्रसिद्ध केंद्र है। अभी आप जिन लोगों ने 4th चैप्टर पढ़ा है वो जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। एक जगह महात्मा बुद्ध और दूसरी जगह महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था, और ये बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के पवित्र स्थल माने जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वत्स, इसकी राजधानी कौशंबी थी। उज्जैन इसका सबसे शक्तिशाली शासक था, ये भी महात्मा बुद्ध का समकालीन ये शासक रहा है। चेंदी की राजधानी सुक्तिमती थी, और सूरसेन ये मथुरा में इसकी कैपिटल रही है। और अवंती पुत्र यहाँ का शासक था, जिसने बौद्ध धर्म को राजकीय जो है वो संरक्षण प्रदान किया और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है वो महाजनपद रहे हैं, जिसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, अवंती, गांधार, हालांकि और भी सभी, लेकिन ये महत्वपूर्ण महाजनपद रहे हैं। इनकी आप लोगों ने कैपिटल्स, इनके राजाओं के नाम याद करने हैं। और साथ साथ में, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तो चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके लिए क्लास 10+2 में भी MCQs के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मगध।
एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। क्या ऐसे कारण थे कि 16 महाजनपदों में मगध ही सबसे शक्तिशाली बना। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इसका कारण माना जाता है भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। क्यों सुदृढ़ थी? क्योंकि चारों तरफ से, चारों ओर से, उत्तर पश्चिम और पूर्व और दक्षिण की अगर हम बात करें तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ था पर्वतों से, नदियों से। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, उत्तर की ओर से बात करें तो गंगा, दक्षिण की ओर से विंध्याचल पर्वत, पूर्व की ओर से सोन नदी और पश्चिम की ओर से चंपा नदियाँ यहाँ पे बहती थी, जिसकी वजह से कि ये चारों ओर से सुरक्षित था। इसकी जो राजधानियाँ थी और राजगृह और पाटलिपुत्र वो भी भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छी जगह स्थित थी। तो एक बड़ा कारण ये भी रहा है क्योंकि इस पर आसानी से जीत हासिल करना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट है शक्तिशाली शासक। किसी भी साम्राज्य की जो विस्तार है, जो उसकी जीत है या उसका सफलता का कारण रहते हैं उसके राजा। तो मगध पर बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, शिशुनाग, महापद्मनंद जैसे शासकों ने शासन किया, जो कि बहुत बहादुर थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और इन्होंने मगध के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट जो थर्ड इसमें पॉइंट हमारा बनता है वो है लोहे के भंडार। मगध में आज हम जानते हैं कि अगर हम बात करें भारत की तो भारत में लोहे के जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो हमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के इलाकों में मिलते हैं। तो मगध भी उस समय इन्हीं इलाकों के आसपास स्थित था और यहाँ पे जो लोहे के भंडार थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? इसके उत्थान में। क्योंकि मान लो अगर ऐसे ही सिंपल सा लें कि 10-10 लोग इकट्ठे होते हैं, 10 एक साइड को, 10 दूसरी साइड को लड़ने के लिए, एक के हाथ में डंडे दे देते हैं और दूसरे के हाथ में लोहे के हथियार दे देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जीतेगा जिसके पास लोहे के हथियार होंगे, धारदार हथियार। ठीक है, तो इन हथियारों के कारण सैनिकों को बड़ी आसानी से जो है वो विजय प्राप्त करने लगे और ये एक बड़ा कारण बना। विशाल सेना। मगध साम्राज्य की सेना भी बहुत विस्तृत थी, बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन सेना में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया वो थे हाथी सेना। बिहार के आसपास जो जंगल थे वहाँ से आसानी से हाथी मिलने स्टार्ट हुए और उन्होंने, मगध के शासकों ने इनको अपनी सेना में सम्मिलित किया, जिसके कारण कि मगध की सेना बहुत शक्तिशाली होगी। सैनिक तो वैसे उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता था, हथियार भी बहुत अच्छे थे, तो मगध की सेना का भी एक बड़ा कारण रहा है मगध के उत्थान में। और लास्ट जो इसमें पॉइंट रहेगा, आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। सबसे जो मेन कारण था कि गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र, बहुत अच्छी मिट्टी वहाँ पे होती थी, जलोढ़ मिट्टी, और वहाँ पे कृषि बड़ी अच्छी थी। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में इस काल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप लोगों ने करने हैं। पहला भौगोलिक स्थिति है, दूसरा शक्तिशाली शासक है, लोहे के भंडार है, मगध सेना, और लास्ट वन इज आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना। अभी हम 2 टॉपिक और करने जा रहे हैं। बिंबिसार, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक, की हमने पहले भी पढ़ लिया है। वो 544 ईस्वी पूर्व में इसे में मगध का शासक बना और उसने 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तो ईस्वी पूर्व और ईस्वी का कॉन्सेप्ट, इसको भी हम किसी दिन अलग से एक क्लास बनाएंगे आप लोगों के लिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ईस्वी पूर्व और ईस्वी में, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको क्लियरिटी नहीं है। तो किसी दिन एक अलग से हम ये टॉपिक रखेंगे। वो महात्मा बुद्ध की समकालीन थी, हमने पहले भी पढ़ा। हरेक वंश से संबंधित थे, एक बहुत ही सफल राजनीतिज्ञ थे और वैवाहिक संबंध भी उन्हें शक्तिशाली शासकों के साथ बनाए। अंग को उसने पराजित किया। उसके शासन काल के समय 80,000 गांव, ये मैंने पहले भी बोला था कि सम्मिलित थे और लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। इस काल में बहुत सारी उन्नति हुई, व्यापार और यातायात के साधनों में विकास हुआ। 492 ईस्वी पूर्व में उसके ही पुत्र, बिंबिसार के ही पुत्र अजातशत्रु ने राज्य हासिल करने के लिए उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर में भी आता है, तो आप लोगों ने उस तरीके से इसको लिख लेना है। जितने भी बेटा अभी तक मैंने आप लोगों को ये करवाया टॉपिक के, सारे नोट्स टाइप में आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर अगर तो कर लिए होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अगर लगता है कि कहीं कुछ इससे फ़ायदा हो तो उसको आप लोगों ने लिख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास अजातशत्रु, जो लास्ट टॉपिक है आज का। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, उसने अपने पिता की हत्या कर वो सिंहासन पर बैठा था 492 ईस्वी पूर्व में, और उसने 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी तक शासन किया। हालांकि
वो मगध का बहुत शक्तिशाली शासक था। उसने एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र था। फिर उसके शासनकाल में उसने प्रसेनजित को युद्ध में, कौशल का जो राजा था, उसको पराजित किया था। और वैशाली की लिच्छवियों को, जो कि बहुत बड़ा एक हम टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि लिच्छवी उस समय एक बहुत प्रतिष्ठित प्रजाति मानी जाती थी जिनको हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन अजातशत्रु ने उनको पराजित किया। लेकिन अजातशत्रु के शासनकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जो सबसे बड़ी एक हिस्टोरिकल इवेंट माना जाता है, वो है 487 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म की प्रथम महासभा का अधिवेशन बुलाना पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे। इसके जो वर्कशीट है वो आप लोगों को हमने भेज दी है। जो भी क्वेश्चन है उसको अपने लोगों ने अटेम्प्ट करना है। और जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, चाहे वो महाजनपद है, 16 उनकी राजधानियां हैं, या मगध के उत्थान के कारण अजातशत्रु बिंबिसार, आप लोगों ने वो लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा।